हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिवन। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे हिंदी सेक्शन के। तो सभी बच्चों के कमेंट में आए थे, किसी के 12 आ रहे थे, किसी के 13 आ रहे थे। तो बहुत अच्छे मार्क्स भी थे आपके, लेकिन आपको यहाँ 15 आउट ऑफ 15 जो है वो लेके आने हैं। और प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उनके आंसर जो है वो देने की कोशिश करेंगे। कितने मार्क्स आते हैं आपके वो आप लास्ट में बताइएगा। क्वेश्चन 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना। तो ये तो बहुत छोटी कक्षाओं की बात हो गई। सेकंड है बच्चों को कहानी सुनाना। थर्ड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। लास्ट है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो सोचिए, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है और भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी गई है। तो आप अपने नोट करते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, बच्चों के साथ कविता गाना ये बहुत ज़्यादा छोटी जो कक्षाएं होती है प्राथमिक स्तर पर, तो उनके लिए यह विधि होती है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड है बच्चों को कहानी सुनाना, ये भी छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस के लिए है। थर्ड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। लास्ट देखिए, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ हम भाषा सिखाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बच्चों को जितने अवसर देंगे भाषा का यूज करने के, तो वो भाषा को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं। तो फटाफट से अपना आंसर टिक करिए। इसका आंसर होगा कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसे तो आप बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि कमजोर होते हैं बच्चे, हमें बच्चों को गलत नहीं बोलना है। अब 3 ऑप्शन है, इनमें से चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे जो हैं वो बहुभाषिक होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? फर्स्ट है हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में इस चीज़ को समझ चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा बच्चों की जो मदर टंग होती है वही होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। क्या बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं? पहले से उनके पास कोई भाषा नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो बताइए, इन ऑप्शन में से जो आंसर है वो क्या होगा? देखिए, हम एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा को सीखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनके पास पहले से ही भाषा होती है। मातृभाषा का यूज तो वो पहले से ही कर चुके होते हैं, और स्कूल जब आते हैं तो अपनी मदर टंग को लेकर ही आते हैं। ये गलत हो गया। सेकंड है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो समाज से भी सीखते हैं भाषा। अपने जो मित्रगण होते हैं उनसे भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, ये भी गलत हो गया। थर्ड है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जी नहीं, मानक भाषा का, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज जो है वो प्राथमिक कक्षा का बालक कर ही नहीं पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अब जिसको लैस का अर्थ पता है तो उसने इस आंसर को चूज किया होगा। लैस का अर्थ होता है यानी हर तरह से युक्त। क्या होता है? हर तरह से युक्त। अब देखिए, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज होती है उससे वो युक्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कितने आपके राइट हुए। क्वेश्चन 5 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि
प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे? विशेष ध्यान। फर्स्ट, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। सेकंड, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। थर्ड, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। या फोर्थ, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो जल्दी से करिए अपना आंसर। तो देखिए यहाँ पर कौन से लेवल की है क्लास? प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, ठीक है। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं वहां पर लेखकों की रचनाएं शामिल कर देंगे, बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड, थर्ड है, देखिए थर्ड देखते हैं, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कुछ हद तक ये ठीक है। फोर्थ है, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, ये भी ठीक है, ठीक है। अब हमें बेहतर आंसर जो है वहां पर पहुंचना है और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है विशेष ध्यान। तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो इन दो ऑप्शन को शामिल कर लेता है, थर्ड और फोर्थ को, क्योंकि यहाँ लिखा है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। वैविध्यपूर्ण यानी कि विविधता, जब विविधता होगी तो उसमें उपदेशात्मक पाठ भी शामिल होंगे, कहानियां भी शामिल होंगी, सहज और सरल भाषा भी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य होता है? जो लास्ट में एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है, अभ्यास करवाए जाते हैं बच्चों को, तो उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? फर्स्ट है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सेकंड, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। थर्ड, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। या फोर्थ, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से टिक करते जाइए अपने आंसर को। तो आपने कर लिया होगा। तो देखिए फर्स्ट जो है वह है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम चैप्टर के एंड में जब प्रैक्टिस करवाते हैं और कुछ उनको एक्टिविटी दी जाती है, आपने देखा होगा चैप्टर के एंड में दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों ने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब उन्हें अवसर दिए जाएं तो वो अपनी बातें कह सकेंगे, उन्होंने चैप्टर में क्या पढ़ा, उन्हें वहां से क्या नॉलेज मिली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन को देखिए, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, क्या टीचर का एक यही रोल होता है कि वो उन बच्चों को बिजी कर दे? जी नहीं। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना? नहीं। याद कराना जो, ये तो बिल्कुल नेगेटिव को शो कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, तो जो होमवर्क दिया जाता है उसकी सामग्री जुटाने के लिए किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो बेहतर आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन जो है वो मैं इसलिए कम लेकर आती हूँ ताकि आपको एक एक जो ऑप्शन है वो भी समझाया जा सके। चलिए क्वेश्चन 7 है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो भी भाषा का शिक्षक होता है, चाहे कोई भी भाषा हो सकती है वो, तो उस लैंग्वेज की टीचर से सबसे ज्यादा उम्मीद है, अपेक्षित है यानी क्या उम्मीद है। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी कविताओं को कंठस्थ करवाना, क्या याद करवाना ही यही उम्मीद कर सकते हैं उससे। सेकंड है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। थर्ड है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। या फोर्थ है बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। प्रश्न को आप बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही अपने ऑप्शन को चूज किया कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कंठस्थ करवाना, ये तो गलत हो गया ऑप्शन में। सेकंड देखिए मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बच्चा प्राथमिक कक्षा स्तर का है, वहां पर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। थर्ड है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, निरंतर परीक्षाएं ले लोगे तो बच्चों को सिखाओगे कब? बस उनको टेस्ट ही कराना, यही होता है क्या भाषा शिक्षक का उद्देश्य? जी नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है वही राइट होगा। नेक्स्ट है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो आपने साइकोलॉजी में चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो पढ़ी होगी, है ना। तो फर्स्ट है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, क्या चॉम्स्की ये कहते हैं?
सेकंड, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। थर्ड है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। या फोर्थ है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसने चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी है तो वो तो फटाफट इसका आंसर दे पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा कि चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन 1 है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। सेकंड है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। थर्ड है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। या फोर्थ है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो यहाँ पर जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया है वो केवल बच्चों या केवल शिक्षक, किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सभी की बात कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन जो है वो आपके तो कट हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आपके लिए बहुत इजी कर दिया मैंने, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया जो है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। यानी जब लैंग्वेज की क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त भी शिक्षक द्वारा आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। लैंग्वेज एक्वायर करने के प्रोसेस में किसका सबसे ज्यादा महत्व है। फर्स्ट है ऑप्शन भाषा कक्षा का, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड है पाठ्य पुस्तक का, या फोर्थ है समाज का। तो बताइए किसका महत्व सबसे ज्यादा है। आपने टिक कर लिया होगा अपना आंसर। चलिए फर्स्ट है भाषा कक्षा का। जी नहीं, भाषा को अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्व इसका नहीं है। भाषा प्रयोगशाला का, भाषा प्रयोगशाला से बालक जो है वो नहीं सीख पाएगा, नहीं अर्जित कर पाएगा। पाठ्य पुस्तक से भी, केवल पाठ्य पुस्तक से भी नहीं कर पाएगा। तो फोर्थ क्या है, समाज में। जितना ज्यादा समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, विचार विमर्श करेगा तो वो भाषा जो है वो ग्रहण कर सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में, आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। 1 है भाषा प्रयोगशाला की, सेकंड है बाल साहित्य के सार्थक शब्दों की या सार्थक प्रयोग की, थर्ड है पाठ्य पुस्तक की, फोर्थ है भाषा परीक्षाओं की। तो बताइए कौन सा होगा आपका राइट। तो देखिए ऑप्शन 1 जो है वो आपका है भाषा प्रयोगशाला की, ये आपका नहीं होगा। सेकंड है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। जी हाँ, सेकंड जो है कि अगर बाल साहित्य जो है उसके सार्थक प्रयोग करवाए जाएंगे। बाल साहित्य में क्या होता है, यानी कि चित्र दिए होते हैं, उनको देखकर बालक जो है वो खुद अपने आप स्टोरी बनाता है। स्टोरी बनाता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक तो क्रिएटिविटी ये उसकी जागृत होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो सार्थक शब्द है उनका यूज करना भी वो सीख जाता है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक की, पाठ्य पुस्तक की से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। फोर्थ है भाषा परीक्षाओं की, भाषा की अगर परीक्षा ही ली जाएगी तो इससे बालक जो है वो पढ़ना सबसे अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे दो, सेकंड है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, फोर्थ है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो सोचिए कौन सा आपका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। एक समावेशी कक्षा क्या होती है। एक समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है यानी कि डाइवर्स क्लासरूम, वहां पर सभी तरीके के जो बच्चे हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। समान रूप से गृह कार्य दे दोगे तो वहां पर कुछ बच्चे जो है वो दृष्टिबाधित भी हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना ये तो आपकी राइट लाइन हो गई, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी देखिए कि सभी बच्चों को समान गतिविधि,
अब कोई बालक जो है वो पैरों से अपाहिज है, वो नहीं चल फिर सकता है, और अगर आपने सभी बच्चों को दौड़ने के अवसर प्रदान कर दिए, उन्हें प्रोत्साहित कर दिया, तो वो नहीं कर पाएगा फिर भी। तो सभी बच्चों को समान गतिविधि नहीं दे सकते, ये गलत है। थर्ड है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं करना। कोई बच्चे किसी चीज में दक्ष होते हैं, कोई किसी में होते हैं, यानी सबकी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। फोर्थ है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो एक समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें भाषा का जो शिक्षक होता है वो सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर ध्यान देगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का, ठीक है, जिसमें कि सभी बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से सीख पाएं। नेक्स्ट है विविध अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो सोचिए, फर्स्ट है ऑप्शन भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, सेकंड है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, थर्ड है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फोर्थ है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, चलिए पहले आप आंसर चूज करिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो आपने कर लिया होगा। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जो है वो जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्ट करेगा, जितना समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा, बातचीत करेगा समाज के साथ, उतना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज है जो वो कैच कर पाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर बल देते हैं, ये तो नहीं, गलत है ये तो। थर्ड है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर बल नहीं देते हैं। फोर्थ है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर भी बल नहीं देते हैं वाइगोत्स्की। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि वो समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर बल देते हैं। वो यही कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज के साथ जितना बच्चा घुलेगा मिलेगा, जितनी बात करेगा, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो उतनी ही अधिक अच्छी होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन 14 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, क्या यह है भाषा शिक्षण का उद्देश्य। सेकंड है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। थर्ड है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। लास्ट है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब हम एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, यानी एक एक करके हटाते हैं कौन सा हमारा रॉन्ग होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य 1 है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों को सबसे पहले जो साधारण लैंग्वेज है वो सिखानी है, हमें मानक भाषा नहीं सिखानी है। सेकंड है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। बच्चों को कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है कि तुम्हें केवल मार्क्स ही लाने। थर्ड है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। हाँ, भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य तो होता है। लास्ट है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो बच्चों को हमें डायरेक्ट व्याकरण नहीं सिखानी है, बल्कि उदाहरण से फिर हमें व्याकरण की तरफ ले जाना है। लास्ट है आज आपका क्वेश्चन, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। फर्स्ट है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, सेकंड है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, थर्ड है बच्चों से किताब पढ़वाना, या बच्चों से परियोजना कार्य करवाना यानी प्रोजेक्ट वर्क करवाना। तो सोचिए इसका आंसर। चलिए तो आपने लगा लिया होगा अपना सही उत्तर। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, जैसा कि मैंने आपको यही बताती हूँ कि बच्चों की परीक्षा लेने से, लिखित परीक्षा लेने से वो सिर्फ लेखन कार्य में ही दक्ष हो जाएंगे, ठीक है, मौखिक कार्य में क्या होगा उनका, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये उचित तरीका नहीं है, इससे हम आकलन नहीं कर पाएंगे। सेकंड है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो यहाँ पर हम भाषा प्रयोग यानी उसने लैंग्वेज जो है वो कैसे यूज की, जब हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इससे हमें भाषा का आकलन होगा, ठीक है। थर्ड है बच्चों से किताब पढ़वाना, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है जैसे ऑप्शन 1 कर रहा था। फोर्थ है बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क करवाना, तो प्रोजेक्ट वर्क करवा लोगे तो वहाँ पर लैंग्वेज का आकलन कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो कैसे लगे ये भी आप बताइएगा, आप लोगों ने कितने आंसर राइट किए हैं ये भी आप बताइएगा। कल हम करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।